अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जी जिल इनकी बुक से आज हम इंटीजर पावर्स ऑफ जी, कम्प्लेक्स नंबर की इंटीजर पावर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जी हमारे पास पोलर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि पीछे वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई होता है। ठीक है, तो अगर हम x की जगह पे r कोस थीटा रख दें, y की जगह पे r साइन थीटा रख दें, तो ये वाली चीज़ हमारे पास यानी कि z बन जाएगा x की जगह पे r कोस थीटा और प्लस एटा y की जगह पे r साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो r यहाँ पे कॉमन आ गया तो बचेगा कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जी कम्प्लेक्स नंबर आ गया इन पोलर फॉर्म। यहाँ पे आर को हम क्या कह देते हैं, आर जो है इसके इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करें तो इसको हम कहते हैं आर्गूमेंट ऑफ जी का आर्गूमेंट। ठीक है, और थीटा की कुछ स्पेशल वैल्यूज़ होती हैं जिस पर हम इसे आर्गूमेंट ऑफ जी यानी कि ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट कह देते हैं। इसको जनरल आर्गूमेंट, सिंपल आर्गूमेंट और इसको हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट का नाम दे देते हैं। तो ये पीछे लेक्चर्स में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। फिर हमने कहा था कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर आ जाएँ z1 और z2, अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z1 है, इसका आंसर और इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z1 है r1 कोस थीटा 1 प्लस एटा साइन थीटा 1। ठीक है, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ये है r2 कोस थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 2। ठीक है, तो हमने कहा था कि z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब है r1 को r2 से मल्टीप्लाई कर दें और कोस इनके आर्गूमेंट्स प्लस कर दें, थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा और प्लस एटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन थी और इसको हमने प्रूव भी किया था। इसी तरह अगर हमने डिवीजन में देखना हो तो डिवीजन में हमारे पास r1 ओवर r2 आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा कोस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आर्गूमेंट यानी कि ये एंगल प्लस हुए थे और डिवीजन में ये आर्गूमेंट्स जो है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा प्लस एटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई थी। अब हम इस चीज़ से आगे फाइंड करेंगे क्या, इंटीजर पावर्स ऑफ जी। ठीक है, इस चीज़ से फाइंड करने लगे हैं क्या, इंटीजर पावर्स ऑफ जी। अगर मैं z1 बराबर ले लूँ z2 के और बराबर ले लूँ z के, ठीक है, और ये ले लूँ r कोस थीटा और प्लस एटा साइन थीटा, यानी कि मैंने z1 की भी यही वैल्यू ले ली, z2 की वैल्यू को भी, और इनको z के इक्वल कह दिया। ठीक है, तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 क्या बनेगा, z मल्टीप्लाई बाय z, और ये r मल्टीप्लाई बाय r बन जाएगा और ये बन जाएगा कोस थीटा प्लस थीटा और प्लस एटा साइन थीटा प्लस थीटा बन जाएगा। ये चीज़ कैसे बनी मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मैंने एक नंबर ले लिया है z जो कि है r कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, एक और कम्प्लेक्स नंबर मैंने यही ले लिया है। ठीक है, यही ले लिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ तो कैसे होगा, मैंने कहा था ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा कोस ये वाला आर्गूमेंट प्लस ये आर्गूमेंट। ठीक है, और प्लस एटा साइन ये आर्गूमेंट प्लस ये आर्गूमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी। तो ये देखेंगे यही सिंपल बन गया और ये r मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर बन जाएगा और कोस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस एटा साइन और थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, जी स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास इंटीजर पावर आ गई किसकी, जी की। ठीक है, इंटीजर पावर ऑफ जी। अगर मैं कहूँ कि मैंने z3 फाइंड करना है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो z3 का आंसर क्या आएगा, z3 को लिख सकता हूँ जी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी, यानी कि किन दो की मल्टीप्लिकेशन करनी है, जी स्क्वायर की और जी की। ठीक है, जी स्क्वायर ये है और जी हमारे पास ये होता है। ठीक है, और जी हमारे पास ये वाली चीज़ होती है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो आएगी क्या होगी, r स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो r की पावर 3 बन जाएगी। ठीक है, और आ जाएगा कोस ये वाला आर्गूमेंट प्लस ये आर्गूमेंट, तो 2 थीटा प्लस 1 थीटा 3 थीटा हो जाएगा और प्लस एटा ये आर्गूमेंट प्लस ये आर्गूमेंट, तो 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा बन गया। ठीक है, तो सिंपली मुझे पता चल गया कि अगर हमारे पास अकेला जी है तो वो आएगा r कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, अगर जी स्क्वायर है तो r स्क्वायर कोस
2 थीटा प्लस एयोटा साइन 2 थीटा, और अगर क्यूब है तो यहाँ क्यूब, यहाँ 3 थीटा, यहाँ 3 थीटा, और इसी तरह सोन अगर मैं फाइंड करना चाहूँ जी की पावर n तो ये आएगा r की पावर n और कोस n थीटा प्लस एयोटा साइन जो है वो n थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इंटीजर पावर ऑफ n, इंटीजर पावर ऑफ n। n की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये चीज़ बन जाएगी, n की वैल्यू 2 रखूँगा तो ये बन जाएगी, 3 रखूँगा ये बन जाएगी, सोन जितनी मर्जी रख लें आप, इंटीजर पावर। अगर मैं z की पावर 0 रखूँ, ठीक है, तो फिर कितनी होगी, तो r की पावर 0 और कॉस 0 थीटा प्लस एयोटा साइन 0 थीटा बन जाएगा। तो ये z की पावर 0 ये 1 होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1, कॉस 0 1 होता है, प्लस एयोटा साइन 0 0 होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0, तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो ये सिमिलर सा रिजल्ट है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है ये 1 होती है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो कहता है पावर ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, कहता है कंप्यूट z3, यानी कि z की पावर 3 कंप्यूट करें अगर z इसके बराबर है। ठीक है, तो पहले हम इसको पोलर फॉर्म में लेके आते हैं। तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे लेके आना है, ये चीज़ हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में डिस्कस की थी। ठीक है, डिटेल के साथ एग्जाम्पल नंबर 1 में। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का लेक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी, एग्जाम्पल नंबर 1 थी, कहता था एक्सप्रेस इन द पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में लेके आए। ठीक है, तो पोलर फॉर्म हमारे पास कौन सी आई थी, z इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 7 पाई बाई 6। तो मैं लिख देता हूँ पोलर फॉर्म इसकी। ठीक है, तो ये z इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 7 पाई बाई 6। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, नज़र भी आए ना, कोस 7 पाई बाई 6 और प्लस एयोटा साइन 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। तो अब देखें यहाँ से, अगर हमने z की पावर 3 फाइंड करनी है, z की पावर 3 फाइंड करनी है, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि r की पावर 3 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कोस, जो भी थीटा है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये है ना r क्यूब, थीटा के साथ 3 और थीटा के साथ 3 लगा दें, तो ये आ जाएगा, या ये कह लें 3 टाइम्स ये आपस में ही ऐड हो जाएगा, ये वाली चीज़ प्लस फिर ये चीज़ प्लस ये चीज़, तो ये 3 टाइम्स बन जाएगा 7 पाई बाई 6 और प्लस एयोटा साइन ये 3 टाइम्स बन जाएगा 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये z की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3 एक बार 3 3 2 बार 6, तो ये आ जाएगा कोस 7 पाई बाई 2 और प्लस एयोटा साइन 3 एक बार 3 3 2 बार 6 7 पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन अगर वो कहता है कि जी मैंने इस फॉर्म में दिया था a प्लस एयोटा b x प्लस एयोटा y के फॉर्म में, तो आप इसे भी इस तरह लेके आएँ, तो z क्यूब इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 0 और प्लस एयोटा इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, साइन 7 पाई बाई 2 -1 होगी। तो ये आंसर हमारे पास बनेगा z3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस एयोटा। तो z3 का आंसर आ जाएगा 8 0 बार 0 और -8 एयोटा। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यू कैसे आई, आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। मज़ीद आप इस तरह कर लें कि साइन पाई की वैल्यू 180 होती है, 180/2 तो 2 90 बार 9 7 बार 63 360 डिग्री है। तो 360 में से 2 पाई माइनस करी जाए, यानी कि 360 माइनस करी जाए। तो 360 माइनस करेंगे, या सिंपली ये कह लें 360 माइनस करें, 360 माइनस किए तो ये आ गया 0। 63 में से 36 गए, 13 में से 6 गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 7 और बाकी देख लें 5 में से 3 गए, 270 आ गया। और 270 को हम -30 भी लिख सकते हैं। 270 एक मिनट 270 ये 90 और ये आ जाएगा 270 और इसको हम -90 भी लिख सकते हैं, हम -90 डिग्री। ठीक है, और -90 कोस 90 कितना होता है, कोस 90 0 हो जाएगा और साइन 90 जो है ये -1 हो जाएगा। ठीक है, -90 है ना, -1 हो अब ठीक है सिंपली। और आप इसे पाइयों में करना चाहें तो इस तरह कर लें, 7 पाई/2 -4 पाई कर दें। ठीक है, -2 पाई कर दें, तो -2 पाई करेंगे तो 2 बार 4 तो 3 पाई/2 आ जाएगा। तो 3 पाई/2 लगा लें या आप -पाई/2 लगा लें, आप लोग की अपनी मर्जी। ठीक है, यानी कि इस तरह ले लें नोटेशन या माइनस में इस तरह ले लें। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये सोल्व हुई। आगे चलते हैं। ये सिंपली आप यहाँ पे ना एक और चीज़, वो कहता है कि अगर आप लोगों को z की पावर -3 कैलकुलेट करनी पड़ती। ठीक है, तो अगरचे हम यहाँ पे हेडिंग पर क्या आए हैं, इंटीजर पावर ऑफ z,
तो इंटीजर में तो सारे आ जाते हैं ना, यानी कि इंटीजर की अगर हम बात करें तो इसमें 0 +, -1 +, -2 +, -d सो ऑन चलता जाता है। तो 0 वाले को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, 0 वाला केस ये वाला देख लिया 1 होता है, 1 वाला 2 वाला 3 वाला सो ऑन n वाला देख लिया। इसी तरह अगर माइनस में पावर हो तो कहता है इसको माइनस वाला अगर आ जाए तो आप क्या करें तो ये बन जाएगा 1/z⁻³ और ये बन जाएगा -1/-8 आयोटा। इसको रैशनलाइज कर लें, 8 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 8 आयोटा से डिवाइड भी कर दें, ऊपर आ जाएगा 8 आयोटा और बटे में बन जाएगा अब -8 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर +1 होता है तो आ जाएगा 8 आयोटा और ये माइनस माइनस +8 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक 8 से कैंसिल तो आयोटा/8 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, डायरेक्ट करने की कोशिश किया, शायद कोई मिस्टेक हो गई हो। दूसरा तरीका कहता है ये है कि n की जगह पे ना आप -3 सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है, और आप इसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, दोनों तरीके मैंने बता दिए। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखें, हम पढ़ के आए कि अगर z की पावर n होगी तो किसके इक्वल होगा, r की पावर n और cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कम्प्लेक्स नंबर ले लूँ कि जिसका मोड जो है जिसका r जो है ये 1 के इक्वल आ जाए, r की वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ तो ये बन जाएगा z की पावर n इज इक्वल टू 1 की पावर n और ये बन जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा z की पावर n इज इक्वल टू 1 की पावर जितनी भी 1 नहीं होती है तो ये बन जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो ये हमारे पास एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट बन गया। क्या रिजल्ट बना, मैं यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा ना आपको इसके बारे में बता देता हूँ। z किसके इक्वल होता है, तो z सभी को पता है किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, z इक्वल होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस z इक्वल होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू 1 कर दूँ तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इफ़ r इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखें z की पावर n का मतलब है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n किसके इक्वल आ जाएगी, इसके cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखें मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात पता चली कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा n थीटा की पावर n है, दोबारा सुन लें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो n जो है ये पावर आर्गूमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और ये इस चीज़ को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, कौन सा, डी मॉवियर्स फार्मूला। ठीक है, डी मॉवियर्स फार्मूला। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये किस काम के लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है इंटीजर्स की पावर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जब हमारे पास आर्गूमेंट जो है यानी कि r की वैल्यू 1 दी गई हो, ठीक है, इंटीजर यानी कि इंटीजर पावर हो ना, यानी कि z की पावर में कोई चीज़ें हों तो उनको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे इसकी पावर n को कैलकुलेट करने के लिए। अब एक एग्जांपल करते हैं, इस पर हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, अब ये कुछ ना आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे हम पढ़ के आए थे ना, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी भी यहाँ से प्रूव होगी। कैसे प्रूव होगी, मैं 4 आइडेंटिटीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगा। इसको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 33 और 34 में देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन 33 एंड 34 में ना इन इस तरह की 4 आइडेंटिटीज़ को हम प्रूव करेंगे, डबल एंगल आइडेंटिटीज़, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। इसी तरह 4th वाली 5th वाली भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम 2 को ही करेंगे। ठीक हो गया। अब डी मॉवियर्स फार्मूला पे एक एग्जांपल आती है, एग्जांपल नंबर 4, उसको हम सोल्व करते हैं। कहता है डी मॉवियर्स फार्मूला एग्जांपल नंबर 4 है, ये वाली चीज़ दी गई है, इसकी पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, पावर 3 है। तो जब इसको हम उसमें लेके आएंगे, किसमें, पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो आ जाएगा cos n थीटा कितना है, n थीटा प्लस साइन आयोटा n थीटा होता है। तो n की जगह पर कितना है, 3 है, तो 3 थीटा बन जाएगा और प्लस आयोटा साइन n थीटा, n की वैल्यू कितनी, n थीटा बन जाएगा साइन n थीटा। थीटा की वैल्यू हमें चाहिए किसकी, n यानी कि 3 थीटा। ठीक है, यहाँ पे 3 है ना। थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो थीटा की वैल्यू उन्होंने यहाँ से हम फाइंड करेंगे। थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y ओवर x, y 1/2 है, ओवर x जो है स्क्वायर रूट 3/2 है। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और इसका आंसर हमारे पास π/6 बनेगा, π/6 बन जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे पुट करें तो आ जाएगा cos 3 × π/6 और प्लस आयोटा साइन 3 × π/6
6 आ जाएगा, 3 एक बार 3 3 2 बार 6, 3 एक बार 3 3 2 बार 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos π/2 प्लस एओटा sin π/2। ठीक है, तो cos π/2 हमारे पास 0 और sin π/2 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास एओटा के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यानी कि √3/2 प्लस 1/2 एओटा, इसको अगर 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, एओटा आएगा। ठीक है, तो देखें मैं कम्प्लेक्स, अब ये 3 पावर तो छोटी है ना इतनी, अगर 1000 पावर आ जाए, 2000 पावर आ जाए, तो फिर भी हम इस तरह इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका आर फाइंड करके देखना चाहें ना, इसका आर, तो आर हमारे पास इक्वल आएगा √3/2 इसका स्क्वायर प्लस 1/2 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 3/4 प्लस 1/4 इसका स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 4 और 3 प्लस 1 इसका स्क्वायर, तो ये 4/4 का स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, और इस पे डी मावियर्स फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो इसके बाद ना कंपैरिजन विद रियल एनालिसिस आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं कंपैरिजन विद रियल एनालिसिस। ठीक है, इस चीज़ को कंपैरिजन विद रियल एनालिसिस के साथ इसको कंपेयर करने लगे हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है ना, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आप लोग को पहले बताया है कि अगर आर्गूमेंट, ये पीछे वाले लेक्चर में डिटेल से बताया हूँ, फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, अगर हमने देखा तो वो आ गया आर्गूमेंट ऑफ Z1 और प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, ये हम पीछे डिटेल से डिस्कस करके आए। और अगर मैंने कहा आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 है, तो ये आ गया था आर्गूमेंट ऑफ Z1 और माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करूँ तो ये मैं इन जनरल नहीं कह सकता कि ये इसके इक्वल होता है। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दी एक छोटी सी, जैसे मैं कहूँ कि मैंने 1 से लेके 5 तक की वैल्यू आपने उठानी है, तो आपने एक वैल्यू उठा ली 2 और एक वैल्यू उठा ली 3, एक वैल्यू उठा ली 4। अब इनको जब प्लस करेंगे तो ये इस रेंज से बाहर चला जाएगा। इसी तरह ये एक रेंज में है, यानी कि ये हमारे पास यहाँ से लेके इस इंटरवल में मौजूद है, ये भी इस इंटरवल में मौजूद है। लेकिन जब दोनों वैल्यूज़ को प्लस करूँगा, क्या पता वो इस इंटरवल में ना आए, यानी कि वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट रहेगा ही नहीं। अगर इसमें रहे तो उसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं, तो इनका सम इसमें क्या पता रहे या ना रहे। ठीक है, तो फिर ये इसके इक्वल नहीं होता। इसी तरह डिवीजन वाला, ठीक हो गया। ये हमारा पहला था। इसका दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में वो हमें कहता है कि हाँ, अगर मैं एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर ले लूँ z = 0 + 0 एओटा, तो इसका अगर हम tan इनवर्स फाइंड करें तो 0/0, तो इसका हमारे पास आर्गूमेंट जो है वो अनडिफाइंड होता है। आर्गूमेंट ऑफ z = 0 + 0 एओटा इज़ मीनिंगलेस। ठीक है, इज़ अनडिफाइंड कह लें, अनडिफाइंड। ठीक है, अब तीसरी चीज़ पे आए। तीसरी चीज़ पे आए, वो कहता है कि हाँ जी, ये जो हम वैल्यू लेके चलते हैं ना इसकी, आर्गूमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z, ये किस इंटरवल में होती है, -π से लेके थीटा +π। ठीक है, अब देखें ये वाला इंटरवल आ गया है। ठीक है, अगर हमारे पास ये एक्सिस आ जाए ना, ये वाली चीज़, तो हम यानी कि ये पाई को शो करेगा ना, ये पाई को, तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये शामिल है। लेकिन अगर नेगेटिव में हम इसको लेके जाएं तो फिर ये वैल्यू इंक्लूड नहीं आएगी, तो यहाँ पे ये एक एरर देगा। तो ये यहाँ पे ना एक बैरियर आया करेगा, और इस बैरियर को नाम दिया गया है ब्रांच कट का। ठीक है ना, इस बैरियर को क्या नाम दिया गया है, ब्रांच कट का। और ये एट द एंड लिखा हुआ है कि द कंसेप्ट ऑफ अ ब्रांच कट का जो कंसेप्ट है इज़ इम्पोर्टेंट, अहम है, एंड विल बी एग्जामाइंड इज़ ग्रेटर डिटेल्ड व्हेन वी स्टडी फंक्शंस इन चैप्टर नंबर 2 एंड 4। कहता है जब चैप्टर नंबर 2 और 4 पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो इस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को वहाँ पे एग्जामाइन करेंगे एक बड़ी डिटेल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता है, पहला चैप्टर है तो फिर उन्होंने थोड़ा सा बता दिया इसके बारे में। ठीक है, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि अगर हम पॉजिटिव एक्सिस से चलें तो ये तो हम पाई ले लेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव एक्सिस से चलें तो फिर ये -π होगा ना, तो फिर जब नेगेटिव एक्सिस से चलें तो क्या इस पर हम आएंगे कि नहीं, यानी कि ये वैल्यू तो इंक्लूड ही नहीं ना है। तो इसको ब्रांच कट जो है वो बैरियर का नाम दिया गया है, और चैप्टर नंबर 2-4 में डिटेल से डिस्कशन की जाएगी। ठीक है, अब चौथा नंबर पॉइंट आ जाता है वो ये वाला जो कि मैंने पहले ही चीज़ें बता दी, ये भी मैंने पहले बता दिया था, ये भी शायद पहले ये नहीं था बताया, ये भी पहले बता दिया था। चौथे वाला पॉइंट कौन सा, कि z = r
कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा लिखा हुआ है ना, तो जी इज इक्वल टू आर, इसका सी उठा लें, इसका एयोटा उठा लें और इसका एस उठा लें और ये आ गया थीटा। तो हम जी को इस तरह में लिख सकते हैं आर सीक थीटा, ठीक है। और ये जो इंजीनियर के बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे ये उनकी बुक्स में ये बहुत ज़्यादा नोटेशन यूज़ होती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे टेक्स्ट में इस बुक में हम इस नोटेशन को नहीं यूज़ करेंगे या बहुत कम, विल नॉट बी यूज इन दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।